नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS के माध्यमिक कक्षा या हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो उसका पाठ्यक्रम 3 है उसके पाठ 6 जिसका कि शीर्षक है भंडारण सेवाएं, उसका पहला भाग पढ़ा। तो आइए उसका दूसरा भाग आज पढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले फिर से मेरा वही अनुरोध है कि आप कृपया करके जो ऐसे लोग हों जो NIOS से व्यवसाय अध्ययन के विद्यार्थी हों, उन लोगों के साथ ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी इस पहल का लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पुनर्कथन कर लेते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि भंडारण क्या होता है, भंडारण का अर्थ क्या है, भंडारण की आवश्यकता क्या है और भंडार गृहों के प्रकार कौन कौन से हैं। भंडार गृह किस किस प्रकार के होते हैं? निजी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, बंधक भंडार गृह और सहकारी भंडार गृह। आइए शुरुआत में हम फिर एक जो हमने समझा था कि एक मैंने दिखाया था आपको राष्ट्रीय खाद्य निगम का एक स्टोरेज दिखाई थी, साइलोज में किस प्रकार से अनाज इकट्ठा रहता है। तो ये एक वीडियो है जिसमें कि आप उन साइलोज को देख पाएंगे। ये साइलोज हैं, इन बर्तनों में, ये इन बहुत बड़े विशालकाय बर्तनों में जो चीज़ें हैं, जो अनाज है वो इकट्ठा रहता है। ये जो ट्रेन्स हैं आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेन इसमें माल लाने का और आवश्यकता के समय ले जाने का काम करती हैं। जब बहुत संख्या में मौजूद है जो वस्तु तो वो यहाँ स्टोरेज में जमा हो जाएगी और जब उसकी मांग होगी तो वो स्टोरेज से इन जगहों पर चली जाएगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहला जो इसका टॉपिक है आज की, एक आदर्श भंडार गृह के लक्षण क्या होते हैं। मतलब एक आदर्श भंडार गृह में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार के भंडार गृह को आप आदर्श भंडार गृह कहेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है सुविधाजनक स्थान पर उसको स्थित होना चाहिए। मतलब वो रोड हेड या रेल हेड के पास होना चाहिए। मतलब वहाँ रोड या रेल की सुविधा होनी चाहिए ताकि आप माल को आसानी से उतार और चढ़ा सकें वहाँ से। मतलब जब माल ज़्यादा है तब आपको वहाँ पे आराम से जमा कर सकें और जब आपको माल की ज़रूरत है तो आसानी से वहाँ से ले जा सकें। तो उसको कहाँ स्थित होना चाहिए? सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए ताकि सुविधा हो उस माल को लाने ले जाने में। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये रोड के किनारे होगा तो यहाँ पे ट्रक आ रहा है और अपना जो गेहूं है वो इसके अंदर डाल रहा है, इस बर्तन के अंदर डाल रहा है। ये एक व्यवस्था है। यहाँ से फिर इसको सक करके या इसको वैक्यूम से खींचकर हवा के माध्यम से इसको इन बर्तनों में जो साइलोज दिख रहे हैं आपको, वो जो साइलोज अभी मैंने वीडियो में दिखाए थे, इन साइलोज में भर दिया जाता है। यहाँ से उनको पंप से फेंक दिया जाता है। ये सुविधाजनक स्थान पर स्थित आपको दिख रहा है। इसमें जो मशीनी उपकरण हैं उनका होना आवश्यक होता है ताकि जो माल को उतारना, चढ़ाना, लाना, ले जाना ये सब आसानी से किया जा सके। यहाँ पे तो ये तो बहुत आधुनिक एक स्टोरेज आप देख रहे हैं, भंडार गृह देख पा रहे हैं। तो इसमें तो बहुत सारे तरह तरह के पंप यूज़ होते हैं और कन्वेयर्स भी यूज़ करते हैं। ये आप साइलोज देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इनको बनाया जाता है। इसमें हवा का इंतजाम रहता है, इसमें कीटनाशक चीज़ें जो छिड़कने का भी इंतजाम होता है ताकि जो सामान इसमें जो ये गेहूँ इसमें स्टोर कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। तो रख रखाव के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जो वस्तु और सेवा है उसको रखने के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं कि साइलोज के अंदर भरा जाएगा, इसलिए इसके अंदर स्थान पर्याप्त है। इसमें आराम से आप सामान को रख सकते हैं, वो किसी प्रकार से खराब नहीं होगा। साथ में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज कहाँ आवश्यक है? कोल्ड स्टोरेज उन कुछ विशेष प्रकार के भंडार गृहों में आवश्यक है। कौन से विशेष प्रकार के भंडार गृह? जहाँ पर कि जो ऐसी वस्तुएं जो स्टोर कर रहे हों जो कि गर्मी में सड़ जाएं या गर्मी में खराब होने का जिनको डर रहता है, तो ऐसी जगह पर जो भंडार गृह हों उनके अंदर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि जो उसमें वस्तुएं रख रहे हैं उसको किसी प्रकार से भी तापमान की किसी वृद्धि से कोई खराबी उनके अंदर ना आए और वो सुरक्षित उसके अंदर रहे भंडार गृह में। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? जो आदर्श भंडार गृह है उसमें धूप, बारिश, हवा, धूल, नमी, कीड़ों इन सब से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो माल रखा गया है वो किसी भी प्रकार से खराब ना हो। इसके पश्चात है पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कितनी भी गाड़ियां वहाँ
आ सकती हैं। जितनी भी गाड़ियां आप आएँ उन सबको पार्क करने की व्यवस्था भी उसी भंडार गृह के अंदर होनी चाहिए। और साथ साथ इन चीज़ों की पार्किंग के अलावा जो छोटे वाहन हैं जो कि अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफ़र करने में, लाने ले जाने में काम आते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि जो माल को लाना ले जाना है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। चोरी को रोकने के लिए 24 घंटे वहाँ पहरेदारी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं माल रखा है तो आप, क्योंकि जो भी भंडार गृह का स्वामी होता है वो कुल मिला के उस पूरे माल के लिए उत्तरदायी होता है। अगर कहीं भी कुछ चोरी होती है, माल खराब होता है, तो पूरी जिम्मेदारी उस भंडार गृह के स्वामी की होती है। अतः वो क्या करता है, वो चोरी या ऐसी चीजें रोकने के लिए उनको 24 घंटे की पहरेदारी रखता है। और साथ साथ अब आजकल तो क्या है, आधुनिक व्यवस्था के तहत सीसीटीवी वगैरह की भी व्यवस्था वहाँ की जाती है जो भंडार गृह होते हैं। इसके पश्चात है समुचित आग निरोधक उपकरण वहाँ होने चाहिए। मतलब अगर आग से, क्योंकि अगर आग लगेगी तो सारा माल जल सकता है, भंडार गृह भी खत्म हो सकता है, जल के नष्ट हो सकता है। तो उसके लिए आग निरोधक उपकरण, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आग की किसी स्थिति से निपटा जा सके। ये तो हमने पढ़ा भंडार गृह, आदर्श भंडार गृह कैसा होना चाहिए। अब एक भंडार गृह के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कार्य जो बहुत ही कॉमन है, समझ ही सकते हैं, वस्तुओं का भंडारण सबसे पहला काम होता है। जो वस्तुएं हैं उनको स्टोर रखना। तो वस्तुओं का भंडारण किसके लिए उत्पादक करवाते हैं और तब तक उसके अंदर रखते हैं भंडारण में जब तक कि उनकी खपत के लिए उनको बाजार में बेचने की संभावना ना हो। तो जब उनको बाजार में बेचना होगा तब वो वहां से भंडार गृह से माल निकाल लेते हैं। तो वस्तुओं का भंडारण के लिए का कार्य भंडार गृह करते हैं। इसके पश्चात है वस्तुओं का परिरक्षण। वस्तुओं के परिरक्षण से मतलब है कि वस्तुओं को, मतलब किसी भी प्रकार की क्षति से बचाना, वस्तुओं को गर्मी से, धूल से, हवा, नमी, इन सब से जिनसे वो खराब हो सकती हैं, जिनसे उनकी खराब होने की संभावना है, उन सब से बचाना। तो जो भंडार गृह का स्वामी है वो वस्तुओं की प्रकृति के हिसाब से उनके संग्रहण की व्यवस्था करता है। मतलब जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया आपको कि अगर वस्तुएं ऐसी हैं जो गर्मी से खराब हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेगा, वहाँ एसी वगैरह की इंतजाम करेगा, रेफ्रिजरेशन का इंतजाम करेगा, जिससे कि भंडारण के कारण वस्तुओं के सड़ने, गलने आदि के कारण होने वाला नुकसान ना हो। अगला है जोखिम उठाना। जोखिम कौन उठाता है? सारा जोखिम जब भंडार गृह में आपने अगर माल सौंप दिया तो सारा का सारा जोखिम भंडार गृह का स्वामी उठाता है। जो उसका मालिक होता है वो सारे के सारे जोखिम को वहन करता है। तो इसलिए जब आप माल वहां छोड़ के चले गए तो मान लीजिए वस्तु की चोरी हो जाए, वस्तु को किसी प्रकार से खराब हो जाए, वो सारा का सारा उत्तरदायित्व तो भंडार गृह के अधिकारी का होता है। वो जब आप भंडार गृह में जब माल जमा कराते हैं तो वो आपको एक रसीद दे देगा। उस रसीद में एक अनुमानित मूल्य भी लिखा होगा, या फिर मूल्य नहीं लिखा होगा तो एटलीस्ट वजन लिखा होगा, कितना सामान आपने रखा है। तो उस वजन या जितना सामान आपने रखा है उसके बाजार मूल्य के हिसाब से वो क्षतिपूर्ति आपको देगा। अगर किसी भी प्रकार की खराबी होती है, आपकी वस्तु की चोरी होती है, तो इस प्रकार से भंडार गृह क्या करता है, आप जो उत्पादक है उसका जोखिम उठाता है और उसकी वस्तुओं की रक्षा करता है। अगला है वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। तो जब कोई, मैंने भी बताया कि जब आप स्टोरेज में या स्टोर में, भंडार गृह में अपना सामान रखते हैं तो वो आपको एक रसीद देता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सी वस्तु रखी गई है, कितनी मात्रा में रखी गई है, और साथ में एक अधिपत्र भी वो देता है। तो ये अधिपत्र क्या होता है? अधिपत्र एक अधिकार पत्र होता है, मतलब कि आपका अधिकार है उस माल पर जो भंडार गृह में आपने रखा है। बस आपको भंडार गृह का किराया देना है और आपको सिर्फ किराया देना है, बाकी जो सामान है उसके मालिक आप हैं। तो ये उसका अधिकार पत्र है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये अधिकार पत्र है या अधिपत्र है, इसको गिरवी रख के, इसको गिरवी रखना आपको पता ही है कि जब आप अपना कोई सामान किसी के पास रखवा देते हैं और उसके एवज में उससे पैसा ले लेते हैं तो उसको गिरवी रखना बोलते हैं। तो आप जो ये अधिपत्र है इसको गिरवी रख के जो बैंक है या कोई भी और जो वित्तीय संस्थान होते हैं जो पैसा देते हैं उससे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ मामलों में तो क्या होता है, जो भंडार गृह का स्वामी होता है वो खुद ही जो व्यवसायी उसके यहाँ रख रहा है माल, उसको कुछ पैसा दे देता है उसके माल के एवज में, और ऋण उपलब्ध करा देता है। एक तरह से पैसा किस पे देता है? ऋण पे देता है। इसके पश्चात है प्रक्रमण।
तो कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि बिना प्रक्रमण के उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। अब प्रक्रमण क्या होता है? तो प्रक्रमण क्या करता है? प्रक्रमण उन्हें उपभोग के योग्य बनाता है। तो कई सारे भंडार गृह क्या करते हैं, उनको जो उत्पादक हैं उनको प्रक्रमण के लिए भी, जो वस्तु है उसके प्रक्रमण के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक उदाहरण आपकी किताब में दे रखा है कि लकड़ी की सीजनिंग की जाती है। लकड़ी की सीजनिंग करके लकड़ी को की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुधारा जाता है। तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ होती है। जो भंडार गृह है वो व्यवसाय की तरफ से सारी जिम्मेदारी उठा लेता है, उसके एवज में वो कुछ चार्ज उससे लेता होगा, वो भी बहुत संभव है। इसके पश्चात है ग्रेडिंग तथा ब्रांडिंग। तो ग्रेडिंग बोलते हैं, आपने बहुत सारा आप माल ले आए, जैसे मान लीजिए फल ले आए, अब सेब ले आए, तो सेब में अलग अलग प्रकार के सेब होंगे मिले हुए। कुछ सेब बहुत अच्छे प्रकार के भी होंगे, कुछ खराब प्रकार के भी होंगे। तो सारा का सारा माल एक जगह तो बिकेगा नहीं। तो जो सही प्रकार के माल हैं उनको एक तरफ रख लेंगे आप, और जो खराब तरह का माल है उसको अलग रख देंगे। तो इसको आप ग्रेड में बांट देंगे, एक अच्छे ग्रेड के माल और एक खराब ग्रेड का माल, तो उसको बोलेंगे ग्रेडिंग। तो जो भंडार गृह जो है वो ग्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। साथ में ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होता है? ब्रांडिंग में आपने देखा है, ब्रांड क्या होती है? ब्रांड जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ब्रांड नेम होते हैं, वो अपने ब्रांड के हिसाब से माल बेचती हैं। उन ब्रांड को लगाने से क्या होता है, उपभोक्ताओं का एक विश्वास उनके ऊपर होता है कि अगर वो ब्रांड का ठप्पा या ब्रांड का लेबल लगा हुआ है, इसका मतलब माल बहुत अच्छे गुणवत्ता का होगा। तो ये जो ठप्पा लगाने का काम है या ब्रांडिंग करने का काम है, ये भी कई सारे भंडार गृह उन उत्पादकों के लिए करते हैं। इसके पश्चात परिवहन की व्यवस्था। तो जो बहुत सारे जो भंडार गृह हैं वो परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। किनको? थोक व्यापारियों को और उत्पादकों को भी। तो ये क्या करते हैं, ये उत्पादन के स्थान से सामान उठाते हैं और जिस प्रकार से उनको कहा जाता है उसे उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। अपने यहाँ कुछ दिन स्टोर रखने के पश्चात उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पहुंचाने का काम भी ये करते हैं। तो परिवहन की व्यवस्था भी भंडार गृह आजकल देखता है। तो ये कुछ कार्य थे भंडार गृह के, आपको समझ में आए होंगे। इसके पश्चात है भंडार गृहों के लाभ। तो ये तो हमने पढ़े भंडार गृहों के कार्य क्या थे। अब भंडार गृहों के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ है वस्तुओं का संरक्षण तथा परिरक्षण। तो ये वस्तुएं खराब नहीं होती हैं, खराब रखने का जोखिम भी अपने पास से उठाते हैं। तो अब खराब रखने का उनको जोखिम उन्होंने उठाया है, तो वो क्या करेंगे, उसकी पूर्ण सुरक्षा करेंगे ताकि उनको टूट फूट ना हो, वस्तुओं की टूट फूट से बचाएंगे, उनके सड़ने गलने इन सबसे होने वाली हानि को न्यूनतम करेंगे। और ये इस काम के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। इवन कई बार ये होता है कि भंडार गृह इस प्रकार से दक्ष हो जाते हैं इन कामों में, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सारा जोखिम वो उठा रहे हैं। तो कई बार उत्पादक भी उतनी अच्छे तरीके से वस्तुओं का संरक्षण नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से कि भंडार गृह करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस काम में। इसके पश्चात है वस्तुओं की नियमित आपूर्ति। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो ये जो भंडार गृह है वो वस्तुओं की नियमित आपूर्ति, मौसम के विपरीत भी आपूर्ति वो करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो ये भी भंडार गृह का एक लाभ है। उत्पादन में निरंतरता रहती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो बड़े उत्पादक होते हैं उनको निरंतर जरूरत होती है माल की, कच्चे माल की। तो वो सारा कच्चा माल अपना भंडार गृह में इकट्ठा करते हैं और निरंतर उत्पादन की निश्चितता प्रदान करते हैं। इससे जो उत्पादक है वो निश्चिंत हो जाते हैं, उनको माल की जो आपूर्ति है वो बनी रहती है और उनका उत्पादन चलता रहता है। साज संभाल में आसानी होती है। तो जो आधुनिक भंडार गृह होते हैं वो वस्तुओं के साज संभाल के लिए अत्यधिक आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। इवन आजकल जो सिस्टम हो गया है बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, अपने आप कमांड देते हैं और अपने आप रोबोट्स होते हैं, वो माल को एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं और सारे बहुत उन्नत तकनीक का उपयोग भंडार गृह करते हैं। सुविधाजनक स्थिति, भंडार गृह जो होते हैं वो सुविधाजनक स्थिति प्रदान करते हैं, सुविधाजनक स्थान पर होते हैं, इसलिए उत्पादक को सुविधा होती है और परिवहन की लागत भी बचती है उत्पादक की।
अगला है छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी। क्यों छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी हैं? क्योंकि जो छोटे व्यवसायी हैं वो बहुत बड़े भंडार गृह का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वो खुद चाहकर बहुत बड़ा भंडार गृह नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, किराए पर भंडार गृह में अपना सामान रख लेते हैं। तो इस प्रकार से छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं। भंडार गृह रोजगार के अवसर भी जनता को उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं जो कि ये देते हैं लोगों को। वस्तुओं की बिक्री में सहायक होते हैं। तो क्या होता है कि वस्तुओं को बेचने के लिए कुछ निर्धारित कदम उठाने होते हैं, जैसे ग्रेडिंग, पैकिंग जो हमने पढ़ा था। तो ये सब कामों में सहायता करके ये जो भंडार गृह होते हैं ये उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री में सहायता करते हैं। ऐसे ही वित्तीय उपलब्धता हमने पढ़ा था कि जो अधिपत्र देते हैं भंडार गृह उनको गिरवी रखकर जो उत्पादक हैं वो या व्यवसायी हैं वो ऋण प्राप्त कर सकते हैं बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से, और कई बार तो भंडार गृह के स्वामी होते हैं वो भी उनको ऋण दे देते हैं उनके माल के बदले में। तो इस प्रकार से ये वित्तीय उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार से हानि की जोखिम को कम करने का ये काम भी करते हैं, क्योंकि जोखिम उठाते हैं। भंडार गृह जो व्यवसायी है उसके जोखिम को कम करते हैं और उसको, क्योंकि उसके माल की सुरक्षा करते हैं, तो इस प्रकार से जो उसके माल को खराब होने से जो हानि हो सकती थी उस हानि की जोखिम को भी कम करते हैं जो भंडार गृह होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो सेवा क्षेत्र है, जो हमारा जो पाठ्यक्रम 3 है उसके अंतर्गत हमने ये जो पहले पढ़ी थी परिवहन वाली सेवा, हमने भंडारण सेवा भी पूरी पढ़ ली। अब इसके पश्चात हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे फिर अंत में वही प्रार्थना है कि आप अपने साथियों को, जो भी NIOS से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हाई स्कूल में हैं और जो व्यवसाय अध्ययन विषय जिनके पास है, उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ में जो भी आपको परेशानी हो, जिस प्रकार से भी आपको विषय को समझने में और कुछ सुझाव आप देना चाहते हो, तो वो जरूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।